नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र कहानी से मिलती जुलती साहित्य की एक विधा का नाम है रेखा चित्र। रेखा चित्र में कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु का या व्यक्ति का या दृश्य का अंकन किया जाता है, या इसे हम शब्द चित्र भी कह सकते हैं। किसी व्यक्ति की आकृति या स्वभाव का या अन्य विशेषताओं का रेखा चित्र खींचना अर्थात शब्द चित्र, शब्दों के माध्यम से उसका चित्र खींचना रेखा चित्र कहलाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं हम सबसे पहले बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 ईस्वी में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका निधन या देहावसान 1968 ईस्वी में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लग गई। जब वो 15 वर्ष के थे तो उनकी जो रचनाएं हैं वो पत्र पत्रिकाओं में छपने लग गई। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें प्रमुख रूप से तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। 8 खंडों में पूरा उनका रचना प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव अम्बपाली एक नाटक है उनकी रचनाओं में, पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, माटी की मूर्तें रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें ये क्या है? संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर, राम वृक्ष बेनीपुरी को विशिष्ट शैलीकार होने के कारण क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत इस रेखा चित्र का एक प्रमुख पात्र है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। सजीव अर्थात जीवित झांकी देखने को मिलती है। तो अब चलते हैं बच्चों हम पाठ बाल गोविंद भगत रेखा चित्र पर। इस रेखा चित्र में ग्रामीण जीवन की झांकी आपको देखने को मिलेगी और एक ऐसे पात्र का वर्णन इसमें मिलेगा। आपको पात्र के बारे में जानकारी मिलेगी जो कि उसके कपड़ों से आप उसे साधु कह सकते हो, लेकिन उसका व्यवहार एकदम साधुओं से हटकर है। और वैसे से ही साधु अगर समाज में हो तो समाज बदल सकता है, लेकिन आज के समाज में ढोंगी साधु ज़्यादा मिलते हैं। तो देखिए बच्चों, बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, मंझोले अर्थात ना छोटा ना बड़ा अर्थात बीच का कद, उससे हम क्या कह सकते हैं? मंझोला कद। मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे।
बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कन फटी टोपी। जब जाड़ा आता, सर्दी आती तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कमली अर्थात कंबल। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। कौन? बाल गोविंद भगत। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु थे। जो ऊपर बाल गोविंद भगत के बारे में आपको उसकी वेशभूषा, उसका रहन सहन के बारे में जो ऊपर आपको बताया गया है, उससे आप उसकी इस तस्वीर को इस तरीके से नहीं आप माप सकते कि वो एक साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। गृहस्थ जीवन उन्होंने व्यतीत किया है, गृहस्थ जीवन में वो थे। उनकी गृहिणी, बाल गोविंद भगत की गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू, पतोहू अर्थात पुत्र की पत्नी, पुत्रवधू जैसे हम कह सकते हैं, पतोहू को तो मैंने देखा था। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने उनकी पत्नी को तो नहीं देखा, उनको ये याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और उनकी पतोहू को ज़रूर उन्होंने देखा। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था बाल गोविंद भगत का। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। जो बाल गोविंद भगत है वो कबीर दास जी को क्या मानते थे? साहब। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामे खां झगड़ा मोल लेते। खामे खां अर्थात अनावश्यक रूप से, बिना किसी बात के किसी की चीज़ नहीं छूते, न कि बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। साहब की अर्थात कबीर दास जी की मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार ले जाते, दरबार में, और जो उनके घर से 4 कोस दूरी पर था, एक कबीरपंथी मठ से मतलब। जो साहब का दरबार था वो एक कबीरपंथी मठ था। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। अर्थात जो पैदावार होती थी बाल गोविंद भगत के यहाँ, उसको वह 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ ले जाते और वहाँ से भेंट के रूप में जो प्रसाद के रूप में उसे मिलता उसे घर लाते और उसी से अपना खर्च चलाते, गुजारा चलाते। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था। कौन? लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम, रिमझिम अर्थात आषाढ़ में जो धीमी धीमी बारिश होती रहती है, मंद मंद झड़ लग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं झड़ लगना। आषाढ़ की रिमझिम, समूचा गाँव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। जब आषाढ़ का महीना आता है तो बरसात होने पर लोग अपने हल वगैरह लेके खेतों में निकल जाते हैं और वहाँ पर को फसल बोने लगते हैं। और जहाँ पर धान की खेती होती है वहाँ पर रोपनी स्टार्ट हो जाती है। रोपनी अर्थात धान की रोपाई। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछलते रहते हैं और औरतें कलेवा लेकर मेड़, कलेवा जानते हो जो सुबह का नाश्ता होता है उसे कलेवा कहते हैं, कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई अर्थात जो पूरब की ओर से बहने वाली हवा होती है उसे पुरवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरवाई। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। जो बाल गोविंद भगत है वो भी अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहे हैं।
उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। अर्थात जो बाल गोविंद भगत है वो एक अच्छे गायक भी है, जो अच्छा गाना भी, संगीत भी गाते हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ काँप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। जैसे बाल गोविंद भगत का गाना चलता है, उसका संगीत चलता है, उसी प्रकार से जो रोपनी करने वाले लोग हैं उनकी उंगलियां भी एक अजीब से क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अधरती, अर्थात भादों की अंधेरी रात। अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादरों की टरटर, दादुर अर्थात मेंढक, दादुर का अर्थ है मेंढक, बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी, खंजड़ी एक वाद्य यंत्र होता है बजाने का, जो कि ढपली के ढंग का होता है किंतु आकार में उससे भी छोटा होता है। खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पिएवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता में सोया अर्थात जो सन्नाटा छाया हुआ है रात का, उसमें सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस तरीके से बाल गोविंद भगत अपना संगीत गा रहे हैं, अपना गाना गा रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं। कार्तिक आया नहीं, कार्तिक दिवाली वाला महा जो कार्तिक का होता है, आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ होती है बच्चों, जो सुबह के समय लोग कार्तिक मास में फेरी लगाते हैं गाना गाते हुए, प्रभाती कहते हैं उसे। प्रभाती शुरू हुई जो फागुन तक चला करती है, जो फागुन के महीने तक चलती रहती है। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, कार्तिक के महीने में प्रभाती के समय वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, और गांव से 2 मील दूर वह नदी पर स्नान के लिए जाते। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेढ़ने लगते, अर्थात सुरीली आवाज़ में अलापने लगते, गाना गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। जो लेखक है राम वृक्ष बैनीपुरी, वो कहते हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, अर्थात लेट तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भौर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। माघ का महीना जहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है, वहाँ पर दांत किटकिटाने वाली भौर में, अर्थात सुबह से पहले का समय, भौर का समय, उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। और अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, वहाँ पूरब में लोई लग गई थी, पूरब में लोई लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था, अर्थात सुबह होने वाली थी। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। क्या छाया था? कुहासा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, अर्थात कुश एक प्रकार की नुकीली घास होती है, उसकी चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े, अर्थात काला कम्बल ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, अर्थात शब्द
निकल रहे थे। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे या अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। जो कंबल था वो बार बार सिर से नीचे खिसक जाती थी। मैं जाड़े से कप कपा रहा था। जो लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, वो जाड़े से कप कपा रहे थे, किंतु तारे की छाप में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु, अर्थात श्रम करने पर जो पसीने की बूंद होती है उसको श्रम बिंदु बोलते हैं, जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संध्या होती है। संध्या के समय जो भजन पूजन किया जाता है उसको संध्या बोला जाता है। तो गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उसमें भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गाँव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते और उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती अर्थात रिपीट करती, और तिहराती अर्थात तीसरी बार भी उसे रिपीट करती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है अर्थात भरा हुआ है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। बोदा अर्थात कमज़ोर सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। जो कमज़ोर उसका लड़का था तो बाल गोविंद भगत उससे ज़्यादा प्यार करते थे, स्नेह करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। जो कमज़ोर बच्चे या व्यक्ति होते हैं वो निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा, प्यार के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी करवाई बाल गोविंद भगत ने। पतोहू जो उनकी पुत्र की पत्नी थी, बहू थी, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, अर्थात बहुत सारी जिम्मेदारियों से बाल गोविंद भगत को उन्होंने जिम्मेदारियों से उसको छुटकारा दिला दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहल बस उसके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, और फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने पर एक चिराग जलाकर रख दिया। उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। कौन? बाल गोविंद भगत। अपना लड़का, उसका बच्चा भी मर गया और उसके बाद भी वो उसे लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढककर फूल वगैरह उसके ऊपर डालकर तुलसी दल भी, और वहाँ पर अपना गीत जमाए गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, पुत्र की पत्नी रो रही है, जिसे गाँव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते, उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है? मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। इस प्रकार कौन कहते थे? बाल गोविंद भगत, कि जो आत्मा है परमात्मा के पास चली गई है, गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। तो इस पर जो हमारे लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, वो सोचते कि यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह तो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश देते हुए इसकी दूसरी शादी कर देना। इस प्रकार
पत्र जो अपने बेटे की पत्नी थी उसको उसके भाई के साथ भेज दिया और कह दिया कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। इधर पतोह रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी आपको देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूँगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, और वह अपने भाई के साथ चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। किसके अनुरूप? बाल गोविंद भगत के अनुरूप ही। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत और समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और ग्रस्त किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते थे। संबल यानी होता है सहारा, संबल यानी सहारा होता है। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, संध्या, खेतीबाड़ी देखना आदि में बिजी रहा करते थे, व्यस्त रहते थे। दिन दिन छींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, उनका मृत शरीर पड़ा था। इस पाठ के आधार पर रामवृक्ष बैनीपुरी ने, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने लोगों को बताया है कि पाखंडी साधुओं से हमेशा क्या रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। वास्तविक साधु वही होते हैं जो समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करे, जैसे कि बाल गोविंद भगत ने प्रस्तुत किया, और समाज को जो पुरानी सड़ी गली जो परंपराएं हैं उनसे मुक्त कराए। तो बच्चों, आज का पाठ आपको कैसा लगा? आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।